नमस्कार, मैं मुकेश कुमार पांडे आज की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन। आप सब जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन, और ये केन्स ने की एक मौलिक सोच है जिसको उन्होंने एग्रीगेट डिमांड कर्व में शामिल किया। तो केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ये हुआ या उपभोग फलन का मतलब ये होता है कि उपभोग और उसको प्रभावित करने वाले चरों के बीच में जो संबंध दिखाया जाता है वो केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन से दिखाया जाता है। और उपभोग को प्रभावित करने वाले बहुत से चर होते हैं। उपभोक्ता की अपनी आय होती है, उसकी आयु होती है, उसका जेंडर होता है, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, क्लाइमेट कैसा है, वेल्थ उसके पास कितना है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कितना है, फैशन क्या है। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के डिमांड को प्रभावित करती हैं। लेकिन किन्स के अनुसार कंजम्पशन को प्रभावित करने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वेरिएबल है, वो कंज्यूमर की अपनी इनकम होती है। इसलिए केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन में उपभोग को डिसाइड करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो इनकम होता है। सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई। किन्स ये कहते हैं कि कंजम्पशन डिमांड और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जिस रेशियो में इनकम इंक्रीज होता है, एग्जैक्टली उसी रेशियो में कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि उससे कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि होती है। ये हम पहले भी जानते हैं कि इस बात को किन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, कि एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि अपने उपभोग में वृद्धि वो उस अनुपात में नहीं करता है जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ती है, बल्कि उससे कम अनुपात में करता है। ठीक है, तो एक बात तो तय है केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन में कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा। मीनिंग इज दैट डेल्टा सी by delta y is greater than 0. Delta c upon delta y is greater than 0. Technically delta c upon delta y को हम MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मान पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज कर गया। ठीक, ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होता है किन्स के कंजम्पशन फंक्शन में। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि y और c में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एमपीसी क्या होता है हम इसको अगले लेक्चर में लेके आएंगे, अलग से इसको हम आपको पढ़ाएंगे। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इन किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मल मैथमेटिकल नोटेशन है कंजम्पशन फंक्शन का कि सी किस पे डिपेंड करता है, वाई पे डिपेंड करता है। अब हमें ये देखना है कि केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन एग्जैक्टली बनता कैसे है और कर्व को कैसे बनाते हैं। इसको बताने से पहले एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि किन्स ने फंडामेंटली जो अपने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में जो कंजम्पशन फंक्शन दिया था, वो एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन फंक्शन के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। बाद में जो केन्सियन इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने एम्पिरिकल स्टडी किया और इकोनॉमी एज ए होल के लिए कंजम्पशन फंक्शन उन्होंने डिराइव किया। तो केन्सियन इनकम डिटरमिनेशन मॉडल में जो हम सी का चर्चा करेंगे वो तो बेसिकली आपका इकोनॉमी एज ए होल के लिए होगा। बट आप फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखेंगे केन्स ने फंडामेंटली इंडिविजुअल कंज्यूमर के कंजम्पशन फंक्शन के बारे में विचार किया था। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किन्स कर्व, कंजम्पशन कर्व, किन्स ने अपने बुक में, अपनी किताब में जो कंजम्पशन फर्म का जो नेचर दिया था वो नॉन लीनियर दिया था, तो कर्व के रूप में होता है कंजम्पशन फंक्शन। बट केन्सियन इकोनॉमिस्ट ने जो यूज किया है इनकम डिटरमिनेशन मॉडल को दिखाने के लिए, उसमें लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को दिखाया है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनता है हम बस आगे उसी की चर्चा करने वाले हैं। बट ये डिफरेंस आप याद रखेंगे कि फंडामेंटली किन्स ने जो कंजम्पशन फंक्शन दिया था वो कर्व के रूप में था, बट जो केन्सियन इकोनॉमिस्ट ने बाद में जो इनकम डिटरमिनेशन मॉडल जो तय किया, दिखाया, वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनता है किन्स के इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल में। सी यहाँ पे कंजम्पशन डिमांड है, ठीक है, और लीनियर कंजम्पशन फंक्शन आपका है C इज इक्वल टू C0 प्लस C इंटू वाई। C इज इक्वल टू C0 प्लस C इंटू वाई, ठीक है। C आप नोटेशंस भी याद रखेंगे। C इज नथिंग बट कंजम्पशन डिमांड, उपभोग की मांग, C। C0 याद रखेंगे ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, स्वायत्त उपभोग की मात्रा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वो कंजम्पशन की मात्रा होता है जो कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर कंज्यूमर का इनकम जीरो हो तो भी अपने जीवन निर्वाह के लिए कंज्यूमर एक सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन करेगा ही करेगा। दिस ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम, ठीक है। हाँ, बट ज़्यादातर जो पार्ट होता है कंजम्पशन का वो किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर के अपने इनकम पे डिपेंड करता है। इसलिए इस कंपोनेंट को भी कंजम्पशन फंक्शन में शामिल करते हैं कि वो कंपोनेंट है जो कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड कर रहा है। कितना परसेंट कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड कर रहा है वो स्मॉल सी तय करता है, और स्मॉल सी को हम यहाँ पे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, शॉर्टकट में इसको हम एमपीसी लिखते हैं, और ये एमपीसी और कुछ नहीं होता है बल्कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। अर्थात बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है, दिस इज नोन एज एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू हमेशा 0 से अधिक होती है बट 1 से कम होती है। इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका किन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, जो एक तरफ ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा पार्ट जो कंजम्पशन की मात्रा इनकम पे डिपेंड करता है, इन दोनों का जोड़ होता है C इज इक्वल टू C0 प्लस C इंटू वाई। कर्व आप कैसे बनाएंगे कंजम्पशन फंक्शन का, लीनियर कर्व जो मैं आपसे कह रहा हूं उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले आप कंजम्पशन फंक्शन को लिख लीजिए। ये आप याद रखेंगे कैपिटल C0 प्लस स्मॉल c इंटू वाई, ये आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। आप ग्राफ पे आ जाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आउटपुट या नेशनल इनपुट को दर्शाया जाएगा, आउटपुट लेवल को, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे आप सी को दिखाते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे इनकम होगा और वाई एक्सिस पे आपका कंजम्पशन होगा, ठीक है। ये एक 45 डिग्री से जाती हुई C प्लस एस आप दिखा लीजिए, कंजम्पशन और सेविंग दोनों को दिखाया जा सकता है। एक गाइडिंग लाइन है, वाई एक्सिस से जाती हुई गाइडिंग लाइन है ओजेड, जो कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है, आप देखिए कि ये 45 डिग्री पे है, इसका मतलब ये है कि इसका ईच एंड एवरी पॉइंट आउटपुट एक्सिस और C प्लस एस एक्सिस जो कंजम्पशन और सेविंग को दिखा रहा है दोनों से बराबर दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आउटपुट एक्सिस एंड C प्लस एस एक्सिस, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से बराबर दूरी पे है इसका ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज ऑफ इस ज्योमेट्रिकल नेचर कि ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो, अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें फॉर द टाइम बीइंग, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी है
वो बताता है C+S को। देखिए ये C+S की दूरी है इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, और इस पॉइंट की y एक्सिस से जो दूरी है वो क्या बताएगा, इनकम को बताएगा, y को बताएगा। मीनिंग इज दैट कि इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी यानी C+S, और इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी यानी कि y, ये इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो गाइडिंग लाइन है इसके प्रत्येक पॉइंट पे y इज इक्वल टू C+S होता है। y इज इक्वल टू C+S, नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस सेविंग। इसके प्रत्येक पॉइंट पे ये आपस में बराबर होगा, y इज इक्वल टू C+S होगा। ठीक है, तो ये गाइडिंग लाइन इसको कहा जाता है। बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इनकम डिटरमिनेशन मॉडल में इसको एग्रीगेट सप्लाई कर के रूप में लिया है, बट अभी आप इसको गाइडिंग लाइन मानिए। ये वो गाइडिंग लाइन है जहाँ पे y इनकम जो है कंजम्पशन डिमांड और सेविंग के बराबर होता है, y इज ऑलवेज इक्वल टू C+S। ठीक है, अब आपको देखना है कि कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनेगा। कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनेगा आपका, कंजम्पशन फंक्शन आपका ये है C इज इक्वल टू C0 प्लस C इंटू वाई। जो C0 होता है, अगर है एक लीनियर इक्वेशन को अगर हम देखें, एक सरल रेखा के समीकरण को देखें, तो जो C0 होता है ये y एक्सिस से इंटरसेप्ट को बताता है, यानी कि ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है C इज इक्वल टू C0 प्लस C इंटू वाई। ये जो आपका y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है इस कंजम्पशन फंक्शन का, यही आपका C0 है। ठीक है, और ये कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इसका मतलब कारण ये है कि y के बढ़ने के साथ साथ उपभोग की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम इंक्रीज करेगा, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, इसलिए यहां से कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट होगा। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन की मात्रा है, ये इनकम से इंडिपेंडेंट है। यहां से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा, लीनियर कंजम्पशन कर्व, और वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कितना इंक्लिनेशन होगा ये एमपीसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखिए इसकी ढाल क्या है। अगर हम एक्स एक्सिस से इसका थीटा ले रहे हैं तो इसका जो tan थीटा होगा इसी को कहा जाता है इस कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप, ढाल। और ये क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, और इसी को कहते हैं एमपीसी। तो आज से आप याद रखेंगे कंजम्पशन फंक्शन का जो स्लोप होता है वही एमपीसी कहलाता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है, जिसकी वैल्यू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होती है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, लीनियर केंसियन कंजम्पशन फंक्शन का नेचर है, जो y एक्सिस से स्टार्ट होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन के पॉइंट से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, आप देखिए ये y बराबर C प्लस एस एक्सिस है जो गाइडलाइन है, और ये कंजम्पशन फंक्शन है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो इनकम है कंज्यूमर का या हाउस होल्ड सेक्टर का वो कंप्लीटली कंज्यूम कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये वाई को बता रहा है, गाइडिंग लाइन वाई इनकम के लेवल को बता रहा है, और ये कंजम्पशन डिमांड है, ये कंजम्पशन के लेवल को बता रहा है। ये दोनों कट कर रहा है। इसका मतलब ये कि एट दिस पॉइंट वाई इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर ने अपने पूरे का पूरा इनकम क्या कर दिया, खर्च कर दिया है, और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जहां पे कंज्यूमर का इनकम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कहलाता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम को केंसियन सिस्टम में डिफाइन कीजिए। तो केंसियन सिस्टम में ब्रेक इवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इनकम वो पॉइंट होता है जहां पर कंप्लीट इनकम कंज्यूम किया जाता है, सेविंग जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका केंसियन कंजम्पशन फंक्शन है, ये ओजेड गाइडिंग लाइन है केंसियन कंजम्पशन फंक्शन। अब आप जब भी मॉडल में कंजम्पशन फंक्शन को बनाना होगा तो आपके पास एकदम क्लियर कट आइडिया होना चाहिए
कि आपको केंजियन कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनाना है। मैं आपको फिर से ये आउटपुट एक्सिस है, या आप नेशनल इनकम को दिखाइए, सी को दिखाइए। ये आपका केंजियन कंजम्पशन फंक्शन है, C इज इक्वल टू C0 प्लस C इंटू वाई। दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इनकम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि इनकम यदि जीरो है तो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम किया जाएगा। कहाँ से कंज्यूम किया जाएगा? हो सकता है कि कंज्यूमर अपनी पास्ट सेविंग से वो कंजम्पशन करे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरे से उधार लेके कंजम्पशन करे, या हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट से दूसरे तरीके के प्राइवेट सपोर्ट्स उसको मिल जाए, जहाँ से इनकम जीरो होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन की मात्रा करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका केंजियन कंजम्पशन फंक्शन है। अभी हमने चर्चा किया एमपीसी। एमपीसी या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। ठीक, मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ने के कारण कंजम्पशन डिमांड में कितनी वृद्धि की जाएगी, ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है या एमपीसी कहलाता है। और एमपीसी की वैल्यू जीरो से अधिक होती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बट एमपीसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि किन्स साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई आय का पूरा हिस्सा कंज्यूम नहीं करता है, कुछ हिस्सा बचा कर रखता है, ज्यादातर हिस्सा कंज्यूम कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो जीरो से तो अधिक है बट लेस देन 1 है। एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, जिसको हम स्मॉल सी से दिखाते हैं एमपीसी को। एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में। ये कंपटीशन में आपसे सवाल पूछा जाता है कि एमपीसी की वैल्यू क्या होती है। हमेशा आप याद रखेंगे कि 0 से 1 के बीच में एमपीसी की वैल्यू होती है। आप ज्योमेट्रिकली आप एमपीसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स एक्सिस से इसका स्लोप निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू ही आपकी एमपीसी होती है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या होती है। तो एपीसी या उपभोग की औसत प्रवृत्ति का जो फार्मूला है वो C अपॉन वाई है। कंजम्पशन डिमांड डिवाइडेड बाय इनकम, टोटल इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है, और ये टोटल इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है ये आपका एपीसी बताता है, C बाई वाई बताता है। एपीसी और एमपीसी का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एमपीसी ये बताता है कि बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है, और एपीसी ये बताता है कि टोटल इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है एमपीसी और एपीसी के बीच में, इसको भी आप कंसिडर करेंगे। एपीसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिकली? अगर आपके सामने कंजम्पशन फंक्शन दिया हो, कंजम्पशन का इक्वेशन दिया हो कंजम्पशन फंक्शन का, तो आप एपीसी और एमपीसी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और उम्मीद है कि ये जो फंडामेंटल जो हमने डिस्कस किया आज कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, कि कंजम्पशन फंक्शन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, और कर्व कैसे बनते हैं, लीनियर कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट चैप्टर में हम एमपीसी और एपीसी को और डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।